राधे राधे लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू एपिसोड 4। अनचाहा रिश्ता अ स्वीट रोमांटिक नाइट। मुंबई शहर में बांद्रा इलाके में एक आलीशान विला, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना ये खूबसूरत इमारत जिसका नाम है बजाज विला। इस विला में अंदर दाखिल होते ही नज़र पड़ती है दो सुरक्षा गार्डों पे। उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्रेस पहनी है। इस विला के बारे में पूरा काफ़ी सारा डिस्क्राइब किया हुआ है और किस तरह से वो इतना बढ़िया विला है और क्या है और सबसे ज़्यादा उसकी जो दीवारें हैं वो ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में बनी हुई हैं। अलमारियों में काफ़ी सारी ट्रॉफ़ी बुक्स वगैरह हैं और एक ऊपर एक कमरा है जो सीढ़ियों से होते हुए जा रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आगे अब मैं चलती हूँ, लेकिन आज ये खूबसूरती शायद और इस कमरे की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन आज ये खूबसूरती शायद किसी की आंखों पे आंसू चुभ रही है। और कमल का यह बिस्तर किसी के लिए कांटे का बिस्तर है। आज किसी के लिए कांटों की सेज बनी है। चेहरा छुपाए एक लड़की अपने दोनों पैरों को मुड़े घुटनों में अपना चेहरा छुपाए सिसक सिसक कर रो रही है। इस वक्त रात के लगभग 8-9 बज रहे हैं और हर एक बढ़ते पल के साथ इस लड़की की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। यह लड़की रोते हुए खुद से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे मालूम है आज मैं जो करने जा रही हूँ वह गलत है और इसके लिए शायद आप कभी मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ पापा, आज मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद नहीं करती पापा, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं पापा, मुझे ये करना ही होगा। आपकी महक आपको कुछ नहीं होने दे सकती और आपके लिए आपकी महक कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए मुझे दुनिया की नज़रों में गिर कर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं आपको खो नहीं सकती पापा। मैं जो गलती करने जा रही हूँ, भले ही उसके लिए आप मुझे माफ़ ना करें, लेकिन आप मेरे बीच रहेंगे यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपकी नफ़रत बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन पापा मैं आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहते हुए वह लड़की और भी ज़्यादा रोने लगती है। जी हाँ, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि महक है। अचानक उस दरवाज़ा खुलता है उस कमरे का। यूं दरवाज़ा खुलने के साथ ही किसी के जूतों की आहट होती है। टक 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 टक। एक बड़ा गंभीर औरा उस कमरे में दाखिल होता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं और वह जिसकी आंखें इस वक्त बहुत गंभीर है। तीखी लंबी नाक, गोरा रंग, 6 फुट 2 इंच नीली आंखें, जेल से सेट किए हुए बाल, 8 पैक एब्स जिसे जिम में कसरत करने के बनाई हुई हैं, 3 पीस ब्लैक सूट, 3 पीस ब्लैक शूज़ और हाथों में एक्सपेंसिव वॉच। उसका ऑरा और भी रिबेल है, जिसे देखकर कोई भी शांत हो जाए। वह धीरे कदमों से महक की तरफ बढ़ता है। उसके आने की आहट से ही महक अपने आप को सिमटने लगती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और रोने के कारण उसकी सिसकियां तेज हो जाती हैं। महक को रोता हुआ देखकर अचानक उस कमरे में उस इंसान की कर्कश आवाज़ गूंज जाती है। तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या तुम इस सब के लिए रेडी नहीं हो? देखो, तुम इस तरह रोने मुझे ये रैपिस्ट फील मत कराओ इस तरह से रोकर। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। यह सब तुम्हारी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि इस वक्त यह हम दोनों की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करोगी तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर तुम्हें इसके लिए रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। कहकर अर्जुन पीछे की तरफ मुड़ गया। हाँ, ये अर्जुन था, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे बीच जो डील हुई है उसे तुम भूल भी जाना। वह कहकर अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। प्लीज़ रुक जाइए, डील कैंसिल मत कीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं घुटनों से अपने सर को बाहर निकालते हुए धीमी आवाज़ में कहती है। इस वक्त महक की आवाज़ एक कंपन था, आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह यह शब्द कह तो रही है, लेकिन इसमें उसकी रजामंदी नहीं है।
हेयर शब्द सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल और जाती है। गुड, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। अर्जुन वापस महक की तरफ देखते हुए कहता है। अर्जुन धीरे कदमों से महक की तरफ आकर आराम से बेड पर बैठता है। अर्जुन को अपनी तरफ आता देखकर महक धीरे धीरे पीछे की तरफ सरकने लगती है। अर्जुन उसके और करीब आते हुए बड़े ही प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उसे सहलाते हुए कहता है, डरो मत, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। तुम बस मेरा साथ देना। जस्ट कोऑपरेट विद मी, ओके? डोंट यू वरी, आई विल ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग क्विकली। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें शादी कभी ना कर अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें शादी कभी ना करता। इस वक्त मैं यह हम दोनों की ज़रूरत है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट ईच अदर। होप यू अंडरस्टैंड। सो कैन आई? अर्जुन की बात सुनकर ना चाहते हुए भी महक ने हाँ में सिर हिलाती है। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी बता सकता था कि उसमें उसकी रजामंदी नहीं है। इस वक्त महक के दिल में धड़कन जोरों से धड़क रही थी, जिसकी आवाज़ अर्जुन को साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन महक को कंफर्ट फील कराते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाता है। महक उसे अपनी तरफ आता देखकर सिकुड़ने लगती है और शर्म और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त अर्जुन उसकी हालत समझ सकता था, इसलिए वह सबसे पहले वह के गालों को अपने हाथों में थामता है। वह उसके माथे को एक लाइट किस करता है। इसके बाद वह उसकी आंखों पर बारी बारी से किस करता है। यह उसकी छोटी सी नाक पर किस करता है और धीरे धीरे गालों पर किस करता है। अर्जुन के ठंडे हॉट जैसे जैसे महक के गर्म चेहरे पर महसूस हो रहे थे, उसके होठ वह हर एक किस को सिहर रही थी। अर्जुन उसके गालों को किस करते हुए उसके होठों पर आता है, पर एक लाइट किस करके होठों पर करता है। वह महसूस होते कि महक चौंक जाती है। इस बार अर्जुन उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और धीरे धीरे उसके निकले होठों को सक करते हुए अपने एक हाथ को उसके सर के पीछे लगाता है और उसे किस करते हुए अपने हाथों से उसका बांधा हुआ जूड़ा खोल देता है, जिससे महक के लंबे घने रेशमी बाल लहराने लगते हैं। अर्जुन अपने हाथों को उसके बालों में फंसाते हुए उसे और भी डीपली किस करने लगता है। लगभग 5 मिनट की किस के बाद अर्जुन को एहसास होता है कि महक उसका साथ नहीं दे रही। वह धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसके कानों के पास जाकर बड़े ही सरकास्टिक में पूछता है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम बेबी, वाई यू आर नॉट सपोर्टिंग मी? आई हैव टोल्ड यू टू सपोर्ट मी, सो दैट्स द टाइम डज नॉट फील अनकम्फर्टेबल फॉर यू। इसीलिए अब मैं तुम्हें किस करूँगा तो तुम्हें मुझे किस बैक करना होगा, ओके? अर्जुन की बात सुनकर महक धीरे से अपनी पलकें झुका देती है, जिसका मतलब शायद हाँ था। वह देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, लाइक अ गुड गर्ल। इसके बाद ही अर्जुन महक के होठों को दोबारा अपने होठों से भर लेता है और उसे एंट्रिस्क और डीप किस करने लगता है। लगभग 5 मिनट की किस के बाद अर्जुन को एहसास होता है महक उसका साथ नहीं दे रही है। इस बार उसे बुरा लगता है, शायद वह महक के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। अर्जुन उसके होठों को छोड़कर उससे प्यार से पूछता है, क्या हुआ बेबी? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो इट्स ओके, तुम जा सकती हो, कहकर अर्जुन बेड से उठने लगता है। अर्जुन जैसे ही बेड से उठने वाला था, अचानक महक उसका हाथ पकड़ लेती है। यह महसूस होते ही अर्जुन हैरान होता है और पलटकर अपने हाथों की तरफ देखता है। यह देखता है कि उसके स्ट्रॉन्ग हाथों को महक के नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। महक अपनी नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहती है, मुझे किस करना नहीं आता। अर्जुन को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अचानक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और महक के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं सिखा दूंगा, कहकर अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। इस बार वह उसके होठों को बहुत ही प्यार से सक करता है। वह उसके निचले होठों को अपने होठों में दबाकर सक कर रहा था।
अर्जुन अपने एक हाथ को उसके बालों में उलझाए तो उसने दूसरे हाथ में उसकी कमर को सह लेता है और उसके होठों पर हल्का सा बाइट करता है। आह की आवाज़ के साथ महक अपने होठ खोल देती है। इसके साथ ही अर्जुन अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर करता है और उसके मुंह का एक और कोना एक्सप्लोर करता है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके कपड़ों के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। अर्जुन उसके होठों को लगातार किस किए जा रहा था। उसके साथ ही उसके होठों को छोड़कर उसके गले और एयर लॉब को किस करता है। यह महक की बेली बटन पर किस करता है। इसके साथ ही उसके हाथ महक की पूरी बॉडी पर तैर रहे थे। अर्जुन महक के कंफर्ट फील कराते हुए आगे बढ़ता है। इस पल में अर्जुन को यह पता था कि महक यह सब पहली बार कर रही है, इसलिए उसे कंफर्ट फील कराना ज़रूरी है, क्योंकि आज भले ही महक उसके बिस्तर पे है, लेकिन यह उसकी मजबूरी है। धीरे धीरे महक भी उसका साथ देने लगती है। उसे भी यह अब अजीब लग रहा था, लेकिन वह भी इस पल को फील कर रही थी। कुछ ही पल में दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आर्यन इस लाइट को डिम करके येलो हल्की लाइट में कन्वर्ट करता है। अर्जुन इस लाइट को डिम करके हल्की येलो लाइट में कन्वर्ट करता है। इस वक्त दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट थी। अर्जुन महक को किस करते हुए उसके कानों में धीरे से सरकास्टली में पूछता है, बेबी क्या ये तुम्हारा पहली बार है? हालांकि ये बात अर्जुन को पता थी, लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से एक बार कंफर्म होना चाहता था। अर्जुन के मुंह से यह बात सुनते ही महक शर्माते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। यह बात कंफर्म होते ही अर्जुन के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान तैर जाती है। वह मुस्कुराते हुए महक से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा। कहकर अर्जुन बिना वार्निंग दिए अचानक महक को अपने आगोश में समा लेता है। एक दर्दनाक चीख महक के मुंह से ही रह जाती है, क्योंकि अगले ही पल अर्जुन उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे और वो इंटेंसली किस करने लगा था। कुछ पल के लिए वह अपनी हरकतों को रोक देता है ताकि महक को संभलने का मौका मिल सके। अर्जुन आंसुओं की बूंद महक की आंखों से होते हुए उसके गालों पर लुढ़क जाती हैं। लगभग 2 मिनट के पॉज के बाद अर्जुन अपनी मूवमेंट स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वह दोनों फिजिकल होने लगते हैं और अचानक उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है जहां 2 लोगों की गर्म आहों की आवाज़ आ रही थी, जहां महक की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुछ पल की तकलीफ के बाद महक भी अब इस फीलिंग को महसूस कर पा रही थी। हालांकि वह उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। लगभग 2 घंटे बाद महक थक कर चूर हो चुकी थी और अपनी फूली हुई सांसों को संभालते हुए अर्जुन से कहती है, मिस्टर बजाज प्लीज़, अब मैं और नहीं सह सकती, थक चुकी हूँ। अर्जुन अपने काम में लगा हुआ था और वो महक की बातों को सुनकर उसे जवाब देता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं इस पॉइंट पर आकर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस पॉइंट पर आकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लीज़ थोड़ी देर और मुझे टॉलरेट लो। कहकर अर्जुन अपनी हरकतों को बढ़ा देता है। उसके साथ ही महक भी कुछ नहीं कह पाती। इस पल में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अर्जुन महक को प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहा था। इस रिश्ते को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यह रिश्ता बेमन से स्थापित किया गया है। इस संबंध में एक दूसरे के लिए केयर थी, एक दूसरे को समझने की मनोदशा थी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। भले ही इस पल में यहाँ एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना भी नहीं थी। यूं ही लगभग 2 घंटे और बीत गए। महक कब जाकर थक कर सो गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अर्जुन की हरकतें भी शांत हो गई और वह भी थक कर महक के बगल में ही लेट गया। लगभग आधे घंटे आराम करने के बाद वह वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक गीला कपड़ा लाकर महक को भी क्लीन करता है। इस वक्त महक थकान के कारण सोई हुई थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि अर्जुन महक को क्लीन करने के बाद महक के बगल में लेटकर
उसे बैक हक करके लेट जाता है। उसके साथ ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इस पल के लिए उसे नींद नहीं आ रही थी और वह अपने ख्यालों में खोकर उस पल को याद करता है जब पहली बार उसकी मुलाकात महक से हुई थी। अर्जुन अभी उन ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करके उसकी फ़ोन रिंग से उसका ध्यान टूटता है। अर्जुन अपनी कॉल रिसीव करता है। सामने किसी की बात सुनकर वह बड़े शब्दों में कहता है, यू वेट, आई विल ऑल्सो कम। कहकर अर्जुन अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे। अर्जुन एक नज़र महक की तरफ देखता है और रेडी होकर क्लोजेट में चला जाता है। लगभग 20 मिनट बाद वह पूरी तरह से रेडी होकर जाने को होता है, तभी उसकी नज़र महक पर पड़ती है जिसके बदन से ब्लैंकेट सरक कर थोड़ा नीचे आ चुका था, जिससे उसकी अपर बॉडी पूरी रिवील हो रही थी। अचानक उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ती है। वाइट बेडशीट पर इस वक्त लाल धब्बे थे, जिसे देखकर अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए महक को ब्लैंकेट से ढककर कवर कर देता है और फिर अर्जुन बेड के बगल में रखे हुए टेबल पर 2 मेडिसिन और एक डॉक्यूमेंट के साथ एक नोट रखकर एक नज़र महक की तरफ देखकर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। देर से सोने के कारण महक अभी भी नींदों में थी। अर्जुन तेज कदमों के साथ बंगले से निकल बजाज हॉस्पिटल की तरफ आता है। माय ऑब्सेस्ड माफिया, ये एपिसोड 5। फाइनली तुझे तेरी बीमारी का इलाज मिल गया। अर्जुन महक के लिए मेडिसिन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखने के बाद सीधा हॉस्पिटल आता है। अर्जुन हॉस्पिटल में आते ही प्राइवेट लिए गए फ्लोर नंबर 56 रूम में 112 के एंटर करता है तो अर्जुन को प्राइवेट कैबिन है। यह फ्लोर एक वीआईपी फ्लोर है। इसमें ज़्यादातर हॉस्पिटल के वीआईपी स्टाफ का कैबिन है, जिसमें टोटल 6 कमरे हैं। अर्जुन जैसे ही अपने कैबिन में एंटर करता है, सामने खड़ा एक हैंडसम लड़का जिसका नाम अमन खन्ना है। हाइट 6 फीट 6 पैक, एब्स, ब्लैक और वाइट, फेयर स्किन, लाइट ब्राउन हेयर, वाइट हार्ट, अर्जुन के सामने खड़ा था। अमन खन्ना अर्जुन का दोस्त और इस हॉस्पिटल का एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कैबिन में एंटर करता है। अमन मुस्कुराते हुए अर्जुन से पूछता है, तू एक्सपेरिमेंट के लिए गया था तो क्या हुआ? बात बनी? तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल गई ना? अर्जुन अपने एक्सप्रेशनलेस फेस से ऊपरी हल्की मुस्कान लिए अमन से पूछता है, मुझे देखकर तुझे क्या लगता है? खुद ही डिसाइड कर ले। अमन अर्जुन के ऊपर से नीचे देखकर कहता है, उसके चेहरे से आज बदलाव नज़र आता है। आमतौर पर अर्जुन गंभीर फेस के साथ ही रहता है। उसके चेहरे पे कभी कभार ही मुस्कान आती है, लेकिन आज उसके चेहरे पे एक अलग मुस्कान बिखरी हुई थी, जिसे देखकर अमन अब समझ जाता है कि वह खुश होता है और कहता है, तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए। मैं सही कह रहा हूँ ना? अमन की बात सुनकर अर्जुन अपने चेहरे के स्माइल को हल्का सा बड़ा करते हुए पलकें झुकाकर हाँ में जवाब देता है। अमन खुश होते हुए अर्जुन को कमर से पकड़ लेता है और उसे हक करते हुए खुशी से चिल्लाता है, ये और यू आर गॉड, ये ओ गॉड। अर्जुन, तुझे पता नहीं तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। फाइनली तुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। फाइनली तुझे तेरी बीमारी का इलाज मिल गया। मैं जानता हूँ ना, इसलिए कितनी मेहनत की है, आखिरकार तूने तेरी मेहनत के फल मिल ही गया। अर्जुन अपनी कमर पे अर्जुन अपनी कमर पे अमन की पकड़ को छुड़ाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है कि चल अब ज़्यादा खुश मत हो, हमें अभी काम करना है। और
और एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है जिसके लिए चलना है। तूने सारी प्रिपरेशन कर लिया ना? अमन सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे बस कर अर्जुन, कितना काम करेगा? अभी अभी तू एक सर्जरी से आया है और दूसरी सर्जरी के लिए जाना चाहता है। आज इतनी बड़ी खुशखबरी है और उसके बाद भी तूने काम की पड़ी है। मैंने तो सोचा था तू मेरे साथ पब में चलकर सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी शार्टी देंगे, लेकिन तू तो फिर से काम पर लग रहा है। लेकिन एक बात बता अर्जुन, अब आगे क्या करना है? तूने कुछ सोचा भी है? यह सुनकर अर्जुन अपने चेहरे को एक मिस्टीरियस स्माइल के लिए अमन से कहता है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दैट। यह सुनकर अमन हैरान होते हुए पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग? अर्जुन, आई डोंट अंडरस्टूड anything, tell me clear what you want to say. You don't need to understand anything. It's clear, just I have to work. अर्जुन अपने चेहरे पर एक गंभीर लेते हुए कहा और अपने ख्यालों में खो गया। फ्लैशबैक। अर्जुन गुस्से से क्लब से वापस घर आकर चिल्लाते हुए रिलैक्स ठंडे दिमाग से सोच कहते हुए अर्जुन सर पर हाथ रखकर सोफे पे बैठ जाता है और आज दिन भर उसने जो किया उसे सोचता है और दिमाग पर जोर डालते हुए अपने दिन भर के शेड्यूल्स किसी फिल्म की तरह रिवील करता है। वह बारीकी से याद करता है लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नया महसूस नहीं होता है। याद करते हुए अचानक उसे याद आता है कि वह महक के साथ हुआ था उसका इंसिडेंट। यह याद आते ही उसके दिमाग की घंटी बजती है और वह खुद से कहता है, वह लड़की, हाँ वह लड़की शायद उसी के पास है मेरे इलाज का, वही है मेरा इलाज। कहते हुए अर्जुन झट से खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक लड़की मेरा इलाज कैसे हो सकती है? नहीं अर्जुन, तू एक डॉक्टर है, तुझे पता है मेडिकल की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। उस लड़की की बॉडी में कुछ ऐसा है जिससे तेरी बीमारी का सॉल्यूशन मिल सके। अगर ऐसा है तो तुझे उस लड़की से बात करनी होगी और उसकी मदद के लिए कहना होगा। लेकिन क्या वह लड़की मेरी मदद के लिए तैयार हो गई? चाहे हो जो हो जाए, मुझे उससे बात करनी होगी और उसे अपनी मदद के लिए तैयार करना होगा। मैं सक्सेस में इतनी नज़दीक आकर पीछे नहीं हट सकता। इस चीज़ के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत की है, अब और नहीं, कहकर अर्जुन बालकनी में जाकर सिगरेट के कश लेने लगता है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। आज अर्जुन की आंखों में नींद गायब थी और सुबह 5 बजे क्लब में अमन की आंखें खुलती हैं तो वह अपनी बगल में देखता है, वहाँ एक लड़की लेटी हुई थी जिसे देखकर अमन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अचानक वह घड़ी को देखता है जिसमें लगभग 5 बजे थे। अमन को याद आता है उसे अर्जुन से मिलना है और उसे जानना है कि उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है या नहीं। यह सोचकर अमन जल्दी से तैयार होता है और उस लड़की के बगल में पैसों की गड्डी रख देता है। अमन बाहर आकर एक टैक्सी लेकर सीधा अर्जुन के विला पहुंचता है तो इस वक्त सुबह की 6:30 बजे थी। अर्जुन घर के अंदर आकर उसे पूछता है, या अर्जुन, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आ गए और तुझे तेरे सवालों का जवाब मिले? यह सुनकर अर्जुन एक्सप्रेशनलेस फेस से साथ कहता है, तू अपने प्राइवेट मूवमेंट में बिजी था, इसलिए मैं तुझे डिस्टर्ब करना नहीं अच्छा लगा और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मेरी बीमारी अभी वही है लेकिन मुझे उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। यह सुनकर हैरान होते हुए पूछता है, तू ये कैसी पहेलियाँ बुझा रहा है? तेरी बीमारी वैसी ही है और सॉल्यूशन मिल चुका है। क्या है तेरी बीमारी का सॉल्यूशन? वह लड़की, हाँ वह लड़की है मेरी बीमारी का सॉल्यूशन। उसमें कुछ ऐसा है जिससे उसके करीब आते ही मेरी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और अब वही मेरी मदद भी कर सकती है इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। यह सुनकर अमन हैरान होते हुए कहता है, क्या यह लड़की, लेकिन कैसे हो सकता है? भला एक लड़की तेरी बीमारी का सॉल्यूशन कैसे हो सकती है? पागलों वाली बातें मत कर अमन, तू एक सर्जन है, तू जानता है मेडिकल की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। कुछ लोगों के जीन्स में ऐसी खासियत होती है जो बाकी लोगों से अलग होती है और उस लड़की के शरीर में कुछ तो ऐसा है जो मुझे ठीक कर सकता है और अब मुझे उस लड़की की ज़रूरत है। यह सुनकर अमन परेशान होते हुए कहता है, लेकिन ऐसे कैसे होगा अर्जुन? तूने उस लड़की के साथ किया है
उसके बाद तुझे ऐसा क्या लगता है कि वह लड़की तेरे मदद करेगी? मदद तो उसे करनी पड़ेगी। मैं उसे इतनी बड़ी रकम दूंगा कि यह सोच भी नहीं सकती। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मैं अपने सक्सेस के इतने करीब आकर पीछे नहीं हट सकता। अमन सोचते हुए पूछ रहे, अगर ऐसे ही तू उस लड़की से कैसे ढूंढेगा? तू जानता है वह लड़की कौन है, कहाँ है? ढूंढना ही पड़ेगा। मैं उस लड़की का नाम जानता हूँ। बातों ही बातों में उस लड़की ने अपना नाम बताया था और वह बजाज हॉस्पिटल में आई थी। हो सकता है उसका कोई अपना उसमें एडमिट हो या कोई जान पहचान वाला। मुझे बस यही पता करना है। इतना कहकर अर्जुन मोबाइल से टाइम देखता है और इस वक्त 7 बज रहे थे। अर्जुन किसी को कॉल करता है, उससे बजाज हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया की सीसी फुटेज मांगता है। इतना कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अमन की तरफ देखते हुए कहता है, अब चल, हमें हॉस्पिटल जा रहे हैं और काम पर लगना है। और अरे लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और फ्रेश भी नहीं हुआ। अमन सड़ा सा मुंह बनाकर कहता है। अर्जुन उसके हाथ को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाते हुए कहता है, चल हॉस्पिटल में ही कर लियो, अपने प्राइवेट केबिन में, लेकिन फिलहाल हमारा जाना ज़रूरी है। दोनों कार में बैठकर बजाज हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद दोनों बजाज हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दोनों हॉस्पिटल आकर सीसीटीवी फुटेज एरिया में जाते हैं। यहाँ सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से खंगालने के बाद अर्जुन को पार्किंग एरिया की तरफ महक दिखाई देती है और अर्जुन पूरा फोकस करके उसे मॉनिटर मूवमेंट को देखता है। अर्जुन देखता है कि महक हॉस्पिटल में कृष्णकांत तिवारी जी से मिलने आई है। यह देखकर अर्जुन का दिमाग उठा रखता है और उसे समझ आता है कि कृष्णकांत तिवारी जी ही महक तिवारी के रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल स्टाफ की फाइल से अर्जुन को कृष्णकांत तिवारी जी की पूरी फैमिली बैकग्राउंड पता चलता है, जिसमें उसे पता चलता है कि महक तिवारी कृष्णकांत तिवारी की बेटी है और फिलहाल वह 12वीं की परीक्षा पास कर चुकी है, क्योंकि महक की फीस की कुछ रकम हॉस्पिटल अपनी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्रोग्राम से भरता था। लंबे समय से काम करने के कारण कृष्णकांत तिवारी जी भी पीएफ और ईएसआई भी कटता था, जिसके तहत पूरी फैमिली डिटेल आराम से निकली जा सकती थी। यह डिटेल हाथ में पड़ते ही अर्जुन के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। अर्जुन उस फाइल को लेकर महक के घर की तरफ निकल जाता है। अर्जुन महक के घर आकर उसका दरवाज़ा नॉक करता है। महक का दरवाज़ा खोलने पर वह बिना महक की परमिशन लिए घर के अंदर दाखिल होता है। यह देखकर महक हैरान होते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम हो कौन और मेरे घर में बिना इजाज़त के दाखिल कैसे हो गए? महक जब ध्यान से उसका चेहरा देखती है तो हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम लुच्चे लफंगे जंगली जानवर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर के अंदर बिना मेरी परमिशन के दाखिल होने की? क्या तुम मुझे यहाँ भी परेशान? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम मुझे परेशान करने आए हो? कहकर महक अर्जुन को मारने के लिए झाड़ू उठा लेती है कि अर्जुन गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, कोई भी फैसला लेने से पहले यह सोच लेना कि कहीं तुम्हारी ये गलती तुम्हें पछताने का मौका भी ना दे। यहाँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। दरअसल मुझे एक एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। बदले में मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। बस तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना होगा। यह सुनकर महक गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है, कॉर्पोरेट? और वह भी तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे जंगली के साथ? कभी नहीं। अपने यह पैसे का घमंड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, क्योंकि हर इंसान पैसे के लिए नहीं बिक सकता। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर दूंगी और तुम्हारा इतना अच्छी सुताई करवाऊंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, एक बार सोच लो। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा। महक उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। समझे कहते हुए महक बिना उसकी बात सुने उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। अर्जुन उसकी इतनी गंदी वाली बेइज्जती देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए
रह जाता है, लेकिन फिलहाल उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी। वह मन ही मार कर वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड्स। सुबह 10 बजे मैग अभी भी गहरी नींद में थी। अचानक बालकनी से आते हुए सूरज की रोशनी पर्दों से छनते हुए उसके चेहरे पर पड़ती है, जो महसूस होते ही महक आंखें मिचलते हुए कुछ पलों बाद कसमसाते हुए उठती है। महक अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह अपने कमरे पर नहीं, किसी और जगह पर है। फिर से रात की सीन याद आने लगते हैं, जिसे याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस वक्त उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। उसके दिल में कहीं दर्द उठ रहा था, जिसे वह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के आंसू लगातार टपक रहे थे। वह रोते हुए अपने मन में खुद से कहती है, एक पल में है, इस पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब तो जीने की चाह भी नहीं रही, लेकिन ना चाहते हुए मुझे जीना होगा अपने पापा के लिए। और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने पापा के लिए मैंने कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, महक अपने आप यह बातें कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को टूटते हुए भी नहीं रोक पा रही थी। लगभग आधे घंटे तक यूं ही रोने के बाद महक अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखती है, तो उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं था। वह इस कमरे में अकेली थी। अचानक महक की नज़र टेबल क्लॉथ पर पड़ती है, जिसमें इस वक्त सुबह के 10 टेबल क्लॉक पर पड़ती है 10 बज रहे हैं। वह देखकर महक परेशान होते हुए खुद से कहती है, अरे बाप रे, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पापा से भी मिलना होगा। महक जैसे ही उठती है, उसके अचानक उसके बदन में जोर का दर्द होने लगता है। अचानक महक की नज़र अपनी हालत पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। और इस वक्त महक के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उसका बदन सिर्फ ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अपनी यह हालत देखकर एक बार फिर महक की आंखों में सूखे हुए आंसू दोबारा बहने लगते हैं। कुछ देर में यूं ही रोने के बाद महक खुद को संभालते हुए धीरे धीरे बेड से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द के मारे उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसकी निचली बॉडी में उसे कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था। बड़ी मुश्किलों से वह खड़ी हो पाती है और धीरे कदमों के साथ बाथरूम की तरफ चल देती है। मैग धीमे कदमों से उठकर बाथरूम की तरफ चल देती है। बाथरूम में आकर उसे बाथ टब नज़र आता है। महक बिना सोचे समझे उस बाथ टब में लेट जाती है और उस बाथ टब के सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, जिसे हॉट, कूल और जैसे कुछ बटन लिखे हुए थे। एक एक महक हॉट का बटन प्रेस करती है और उस बाथ टब में अपने आप पानी भरने लगता है। दरअसल ये बाथ टब ऑटोमेटिक था। ये गर्म पानी उसकी बॉडी को रिलैक्स फील करा रहा था। इस वक्त वो उसे काफ़ी थकी हुई लग रही थी। उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा था, लेकिन इस गर्म पानी के लेते ही उसे कुछ रिलैक्स फील होता है। मैं बाथ टब में लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने ख्यालों में खो जाती है, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। कि एक ऐसा समय जो महक को इस दोहराए पर लाकर खड़ा कर चुका है, एक हफ्ते पहले जब उसकी मुसीबतों की शुरुआत हुई थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।